हेलो बच्चों, क्लास 12 वाले बच्चों के लिए भी आ गया है माइंड मैप और वो है आपको जो दिख रहा है मीन्स चैप्टर नंबर 8 का माइंड मैप। और 25 मिनट के अंदर हम पूरा चैप्टर जो भी इम्पोर्टेंट चीजें हैं जिस पे क्वेश्चंस आए हुए हैं वो आज पूरा साफ कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं माइंड मैप चैप्टर नंबर 8 का क्लास 12 बायोलॉजी। तो चलिए शुरू करते हैं माइंड मैप की कहानी को, फटाफट से चैप्टर को रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि मलेरिया के बारे में। देखो इससे पहले वाला जो टॉपिक है कि संक्रमण कैसे होता है, कैसे फैलता है, वो सारी चीजें जो है आप पढ़ लोगे कि संक्रमण अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष रूप से, वो इजी वाले हैं, उनको यहाँ पे भर के कोई मतलब नहीं है। मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मलेरिया की। मलेरिया का आपको क्या क्या लर्न करना है। सबसे पहले बात करेंगे वाहक, तो ये मादा एनाफिलीज से फैलता है। इसके बाद ये कहाँ पे इफेक्ट करता है, कौन कौन से अंगों पे, तो लिवर और आरबीसी पे इफेक्ट करता है। मनुष्य की अगर बात करें, जीवन इसका द्विपोषी होता है, मतलब दो जगहों पे काम करता है, मनुष्य में और मच्छर में। मनुष्य में ये अलैंगिक चक्र कंप्लीट करता है, मच्छर के अंदर ये लैंगिक चक्र कंप्लीट करता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। मनुष्य में अलैंगिक और मच्छर में लैंगिक करेगा। मनुष्य इसका प्राथमिक पोषी है जबकि मच्छर इसका द्वितीयक पोषी है। उसके बाद हमें बात करनी है संक्रमण अवस्था कौन सी होती है, मतलब ये मनुष्य में कब संक्रमण करता है। ये तो मच्छर के अंदर स्पोरोजोइड रहता है, मच्छर की लार में स्पोरोजोइड बन के आता है, मच्छर काटता है तब मनुष्य में संक्रमण करता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है किसी बोर्ड पेपर के अंदर। स्पोरोजोइड जो होते हैं वो मेनली हमारी स्टेजेस मेन कौन सी है, सबसे पहली स्टेज होती है स्पोरोजोइड। उसके बाद ये कहाँ चला जाता है, मनुष्य के अंदर जाने के बाद ये लिवर के अंदर चला जाता है। लिवर के अंदर जो अवस्था आती है उसको शाइजोइंट कहते हैं। शाइजोइंट जो है वो लिवर के अंदर द्विविखंडन करता है। कौन से जनन विधि से जनन करता है ये भी आपको याद रखना है, द्विविखंडन में करता है, जिसको शाइजोगोनी भी कहते हैं हम, शाइजोगोनी मेथड कहते हैं इसको। उसके बाद क्रिप्टोसिरोस बन जाता है, ये लिवर से निकल के आरबीसी में चला जाता है। आरबीसी के अंदर इसको क्रिप्टोमीरोजोइड कहते हैं। क्रिप्टोमीरोजोइड से ये ट्रोफोइड बन जाता है जिसको वयस्क अवस्था भी कहते हैं उसकी प्लाज्मोडियम की। अच्छा, होता किससे है ये, प्लाज्मोडियम से होता है। ये तो आप समझ रहे हैं ना, किससे होता है भाई, ये वाहक ये है, और होता किससे है ये, प्लाज्मोडियम, जो कि क्या है, प्रोटोजोआ है, ठीक है। ये बात बिल्कुल ध्यान रखें, ये प्लाज्मोडियम की अवस्था है। प्लाज्मोडियम की एक स्पेशल अवस्था जिसको हम मुद्रिका अवस्था भी कहते हैं, ठीक है, रिंग फॉर्म कहते हैं, सिंगेट रिंग फॉर्म। इसमें क्या होता है, जो वो हीमोग्लोबिन खा खा के इतना मोटा हो जाता है कि उसका केंद्रक ऊपर चला जाता है और एक रिक्तिका बन जाती है, खाद्य रिक्तिका होती है ये, ठीक है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, मुद्रिका अवस्था कहते हैं। फिर जब बहुत ज्यादा हीमोग्लोबिन खा लेता है तो इसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन को ये डाइजेस्ट नहीं कर पाता, इसका जो हिम समूह है उसको ये पचा नहीं पाता, जबकि ग्लोबिन समूह को पचा लेता है। उसके बाद ये फट जाती है आरबीसी, ठीक है। प्लाज्मोडियम जो है वो उस स्टेज पे बाहर आ जाते हैं, ट्रोफोजोइड स्टेज पे, ये मुद्रिका अवस्था में बाहर आ जाते हैं। उसके बाद हमें क्या फील होती है, कपकपी यानी कि फीवर आता है। ये भी पूछा जाता है किस अवस्था के बाद हमें कपकपी आती है, तो भाई जो ये मुद्रिका अवस्था है, आरबीसी के फटने के बाद हमें हीमोजॉइंट जो है एफी, जो हमारा एफी है वो क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है, जिसके कारण हमें फीवर फील होता है। उसके बाद हमें दाद की बात करनी है। दाद किससे होता है, माइक्रोस्पोरम से होता है, और ट्राइकोफाइटोन भी लिख सकते हैं, ये क्वेश्चन भी मॉडल पेपर के अंदर हमने देखा था। दूषित मिट्टी और पानी से होता है, ये फैलता है। उसके बाद त्वचा और नाखूनों पे इसका इफेक्ट ज्यादा होता है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें अमीबियासिस, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है मॉडल पेपर के अंदर, एंड अमीबा हिस्टोलिका से होता है। इसका एक और नाम क्या है, अमीबा डिसेंट्री, अमीबा डिसेंट्री कहते हैं इसको। ये घरेलू मक्खी और मल से होता है, गंदे पानी है ना, दूषित पानी वगैरह से फैलेगा। आंत और पाचन तंत्र पे इसका ज्यादा इफेक्ट होता है, जैसे कि ये लिवर पे कर रहा है या आंत और पाचन तंत्र पे करेगा। इसमें क्या होता है, आंत खराब हो जाती है, फटने लग जाती है, पेचिस हो जाता है, दस्त हो जाती है ना, ब्लड भी निकलने लगता है इसके साथ। एस्केरियासिस, ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं भाई। एस्केरियासिस किससे होता है, एस्केरिस लुब्रिकेंसिस से होता है, उसी के नाम पे, ठीक है। एस्केरियासिस दूषित जल और भोजन से होता है। पेट दर्द, उल्टी और अपच इसके मेन लक्षण है। उसके बाद फाइलेरियासिस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी का दूसरा नाम क्या है, हाथी पांव रोग भी है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है नीचे, हाथी पांव रोग कहते हैं इसको, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, हाथी पांव पे, क्योंकि इसके पैर जो है वो फूल जाते हैं।
वुचरेरिया ब्रिंकोप्टाई की वजह से होता है ये। उसके बाद मादा मच्छर जैसे कि एडिस, क्यूलेक्स और एनाफिलीज जो है इसको फैलाते हैं। यहाँ पे सिर्फ एनाफिलीज फैला रहा है, यहाँ पे ये सारे मच्छर इसको फैलाएंगे, इसके वाहक, इसके रोगजनक को। यहाँ पे रोगजनक प्लाज्मोडियम है, यहाँ पे रोगजनक जो है वो वुचरेरिया है, ठीक है, रोगजनक। इसके बाद ये किसको इफेक्ट करता है, ये लसिका अंगों को इफेक्ट करता है, हमारी लिम्फ ऑर्गन्स और लिम्फ नोड्स को उसको फुला देता है, ग्रंथियों को, जिसकी वजह से हमारे जो जननांग है, पुरुषों में देखा गया है कि ये जननांगों को भी इफेक्ट करता है, उसको डीमॉडिफाइड कर देता है, विरूपता ला देता है जननांगों के अंदर, बुखार आता है, जननांग विरूपता लिखा हुआ है मैंने, इसी को हाथी पांव रोग कहते हैं, क्योंकि पैर जो है वो हाथी की तरह मोटा हो जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं प्रतिरक्षा की, कि प्रतिरक्षा क्या है। तो दो प्रकार की प्रतिरक्षा हमने चैप्टर के अंदर देखी। सबसे पहली सहज या जन्मजात, जो बचपन से होती है, जन्म से होती है, और दूसरी होती है अर्जित, जिसे हम बाद में ग्रहण करते हैं। सहज वाली की क्या क्या विशेषताएं हैं और क्या क्या होती है। सबसे पहले हमने देखा था इसमें शारीरिक अवरोध होता है, हमारे शरीर में कुछ ऐसे चीजें हैं जो हमें रोग जनकों के आक्रमण से बचाती है, जिसमें सबसे बड़ी हमारी त्वचा है, उसके बाद हमारा श्लेष्मा जो हमारे मुख के अंदर लार है उसमें है, इंटेस्टाइन के अंदर श्लेष्मा है, नाक के अंदर श्लेष्मा है, ये रोगाणुओं को अंदर जाने से रोकता है। त्वचा तो है ही बैरियर। उसके बाद कार्यकी अवरोध में हमने देखा क्या क्या देखे, फिजियोलॉजिकल बैरियर के अंदर हमने क्या देखे कि बुखार आना एक सिम्टम है, जिससे ये पता चलता है कि रोगजनक एंट्री हुई है, WBC बढ़ जाती है, जिसकी वजह से बुखार आता है। पीएच हमने देखा हमारे इंटेस्टाइन में HCl होता है, जिसकी अम्लीयता होती है, वो रोगाणुओं को मारता है HCl। लार की पीएच भी क्या करती है, हेल्प करती है। लाइसोजाइम के बारे में भी हमने पढ़ा था कि लार और हमारे आंसुओं में लाइसोजाइम होता है, जो क्या करता है, रोगाणुओं को मारता है, ठीक है। पसीना भी यही काम करता है, आंसू और लार भी लिख सकते हो यहाँ पे, लार, ठीक है। भक्षकाणु हमारी जो WBC है, भक्षकाणु साइट्स है, फैगोसाइट्स है, वो भी क्या करती है, WBC और मैक्रोफेज जो है वो हमें लड़ने से बॉडीगार्ड की तरह काम करती है। इंटरफेरोन्स की बात हमने की थी, जिसको हमने साइटोकाइनिन के नाम से पढ़ा था। साइटोकाइन्स क्या होते हैं कि जब हमारी बॉडी पे वायरस या बैक्टीरिया आक्रमण करता है तो हमारी सेल्स एक हार्मोन या एक एंजाइम का सिक्रीट करती है, जिसको इंटरफेरोन्स कहते हैं। ये उन वायरसेस को जाकर मारता है। इंटरफेरेंस की हमने यहाँ पे बात की थी। उसके बाद अर्जित की अगर हम बात करें तो अर्जित हमारे पास जो है वो स्पेशली जो है वो है लसिकाणु, जिसको हम लिम्फोसाइट सेल्स कहते हैं। वो बी और टी दो प्रकार की होती है। बी सेल्स क्या होती है, बी सेल्स को बी सेल्स क्यों कहते हैं, देखो बी और टी दोनों सेल्स का निर्माण, दोनों सेल का निर्माण जो है वो बोन मैरो में होता है। दोनों सेल का निर्माण बोन मैरो बीएम में होता है। लेकिन परिपक्वन की अगर हम बात करेंगे, परिपक्वन की बात करेंगे तो बी सेल्स बोन मैरो में बनती है। लेकिन वही पक्षियों की अगर हम बात करेंगे तो पक्षियों में बुर्सा फिब्रेकस के अंदर बनती है। ठीक है, बोन मैरो दो प्रकार की है, एक मेमोरी बी सेल्स दो प्रकार की है, स्मृति यानी कि मेमोरी बी सेल्स, उसके बाद प्लाज्मा सेल्स। प्लाज्मा सेल्स क्या करेंगी, यही प्लाज्मा सेल्स एंटीबॉडी का निर्माण करती है, एंटीबॉडी बनाती है। कौन सी सेल्स एंटीबॉडी बनाती है, बी की प्लाज्मा सेल्स एंटीबॉडी बनाती है। और दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है, जो हमें अलग से टॉपिक दे रखा है, तरल माध्यता कोशिका प्रतिरक्षा, जिसमें हम बोलते हैं ह्यूमोरल मीडिएटेड। तो ये भाई HM प्रकार की है, ह्यूमोरल मीडिएटेड है, क्योंकि बी सेल्स जो प्लाज्मा सेल्स है वो जो एंटीबॉडी बनाती है वो कहां जाती है, रक्त के अंदर जाती है, ब्लड के अंदर जाती है। इसीलिए इसको कौन से प्रकार का प्रतिरक्षा कहते हैं, हीमोरल टाइप का, तरल माध्यता कहते हैं। ये भी हमने पढ़ा है, इसको ध्यान रखें। बी लिम्फोसाइट तरल माध्यिका प्रतिरक्षा का भाग है। उसके बाद आती है हमारी टी सेल्स। टी सेल्स को टी सेल्स क्यों कहते हैं, क्योंकि इनका परिपक्वन कहां होता है, ये परिपक्वन की बात कर रहे हैं, मैं फिर से बोल रही हूं आपको, है ना। निर्माण तो दोनों का बोन मैरो में ही होता है। परिपक्वन थाइमस में होता है इसका। ये कोशिका माध्यता परिरक्षा है, जैसे वो तरल है, ये कोशिका माध्यता प्रतिरक्षा है, यानी कि सेल मीडिएटेड, जिसको हमने कहा सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, CMI, जैसे इसको HMI बोला था। सेल मीडिएटेड क्यों है, क्योंकि इसकी जो टी सेल्स है, टी मारक सेल्स, जिसको सी टाइप साइटोटॉक्सिक सेल्स भी कहते हैं, ये डायरेक्टली उस बैक्टीरिया या वायरस से जाके भिड़ती है, डायरेक्टली भिड़ती है, सेल से सेल की लड़ाई होती है। जबकि इसको ह्यूमोरल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये ब्लड में छोड़ देता है।
ब्लड के थ्रू वो एंटीबॉडी जाती है और लड़ाई करती है। यहाँ पे डायरेक्टली टी सेल्स उससे लड़ती है, इसीलिए यहाँ पे जो टी मारक सेल्स हैं उनकी वजह से इसको कोशिका माध्यता परीक्षा कहते हैं। दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखनी है, ये सवाल बहुत बार आया हुआ है कि अंग प्रत्यारोपण, जब हम ऑर्गन ट्रांसफर करते हैं और वो रिजेक्ट हो जाता है तो उसका क्या कारण है, तो उसका कारण है टी सेल्स, कोशिका माध्यता प्रतिरक्षा जो कि टी सेल्स प्रोवाइड करवाती है। दोनों आपको याद रखने, अंग प्रत्यारोपण अगर ऑप्शन में कोशिका माध्यता हो तो उसको टिक करना है, टी सेल्स हो तो टी सेल्स को टिक करना है, क्योंकि दोनों का मतलब एक ही है। टी सेल्स हमारे पास कितनी प्रकार की है, तो सबसे पहली साइटोटॉक्सिक सेल्स जिसको मारक सेल्स कहते हैं, ये डायरेक्टली उस वायरस या बैक्टीरिया से जाके भिड़ती है और उसको खा जाती है, मार देती है। दूसरी होती है संनमक जिसको हम इनहिबिटर या सप्रेसर भी कह रहे हैं, ये क्वेश्चन भी हमने देखा है। सप्रेसर क्या होती है भाई, जो टी मारक कोशिकाएं वो काली माता बन जाती है, तो उनको शांत करने के लिए, उनको बताने के लिए कि बस बहुत हो गया, वायरस मर गया, अपनी सेल्स को मत मार देना, संनमक सेल्स आती है। टी स्मृति सेल्स क्या होती है, मेमोरी सेल्स होती है, ये मेमोरी बना के रखती है, कोई भी बैक्टीरिया या वायरस एक बार आता है, जैसे कि बी सेल्स भी मेमोरी बनाने का काम करती है। ठीक है, यहाँ पे हम छोड़ दिए थे उसको, बी सेल्स मेमोरी का काम करती है कि कोई भी एंटीजन पहली बार आया है तो इसकी मेमोरी फिट कर देती है ताकि दूसरी बार जब वो आए तो उसके एंटीबॉडी स्पीड से बन पाते हैं। सबसे मेन है टी हेल्पर सेल्स। टी हेल्पर सेल्स क्या होती है, मैंने आपको बताया था, पंचायती होती है ये। जब भी कोई बाहरी पदार्थ हमारी बॉडी के अंदर आता है तो सबसे पहले टी हेल्पर सेल्स जो है वो ब्लड के अंदर घूम घूम के सबको बताती है, डब्ल्यूबीसी को, लिम्फोसाइट को, बी सेल्स को, कि कोई बैक्टीरिया या वायरस बॉडी के अंदर आ गया है। और ये भी आपको ध्यान रखना है कि एड्स के अंदर टी हेल्पर सेल्स पे ही अटैक होता है। ठीक है, ये टी हेल्पर सेल्स बहुत काम की है, ये हेल्पिंग हैंड है। और भी इसके काम हमने देखे थे, यहाँ पे शॉर्ट में लिखे हुए हैं। ये एक्टिवेट करती है इन सबको, ठीक है, ये एक्टिवेट करती है। अगर ये मैंने कहा था डीमोटिवेट हो जाते हैं तो ये फिर से उनको कहती है लड़ो, खड़े हो, इस तरह से हमने इसको देखा था। उसके बाद हम बात करें कि हमारे पास जो लसिका अंग है वो कौन कौन से हैं, तो ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। प्राथमिक लसिका अंग, जो भी क्वेश्चन, ये सब पे क्वेश्चन बने हुए हैं। प्राथमिक लसिका अंग कौन से हैं, थाइमस और अस्थिमज्जा है, ये आपको याद रखना है। द्वितीयक लसिका अंग, सेकेंडरी हमारे लिम्फ ऑर्गन कौन से हैं, स्प्लीन है, टॉन्सिल्स है, पियर्स पैचेस है और अपेंडिक्स है, ये सारे सेकेंडरी है। ठीक है, ये आरबीसी में शायद आया था मॉडल पेपर के अंदर। हमारे प्रतिरक्षा तंत्र की क्या विशेषता है, तो सबसे पहला ये प्रतिजन विशिष्ट होती है, किसी स्पेसिफिक, मैंने आपसे कहा था ये स्पेसिफिक होती है, किसी स्पेसिफिक प्रतिजन या एंटीजन के लिए एक स्पेशल टाइप का एंटीबॉडी ही प्रोड्यूस होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि सारे बैक्टीरिया और सारे वायरस के लिए एक ही प्रकार की एंटीबॉडी है। मैंने आपसे कहा था कि देखेगा, उसके सामने गन है तो ये गन से लड़ेगा, सामने तलवार है तो तलवार से लड़ेगा। ठीक है, क्या है प्रतिरक्षी स्मृति, क्या है, इनमें मेमोरी तैयार होती है, जो हमारी बी सेल्स और टी सेल्स हैं, ये मेमोरी तैयार करके रखती है कि नेक्स्ट टाइम अगर वो आए तो उसको ज्यादा बेटर तरीके से मारा जा सके। दीर्घकालिक होती है, लॉन्ग टर्म होती है, एक बार एंटीबॉडी किसी की बन जाती है तो उसकी मेमोरी तैयार हो जाती है, एंटीबॉडी भी ब्लड के अंदर पड़ी रहती है ताकि नेक्स्ट टाइम वो आए तो ज्यादा दुगनी ताकत से वो लड़ सके। स्वयं विभेद होती है, ये अपनी कोशिकाओं और यानी कि शरीर की कोशिकाओं और बाहरी पदार्थों में विभेद कर पाती है, नहीं तो अपनी कोशिका को खा जाएगी। ठीक है, तो ये विभेद, ये विशेषताएं हैं। इसके बाद हमने बात की थी एंटीबॉडी की, कि एंटीबॉडी क्या होता है। एंटीबॉडी इम्यूनोग्लोबिन प्रोटीन है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है किससे बना होता है, तो ये इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन से बना होता है जिसको आईजी कहते हैं। इसकी संरचना आपको याद रखनी है, कई बार डायग्राम पूछा हुआ है, सिर्फ क्वेश्चन ये आया है एंटीबॉडी का चित्र बनाओ। ठीक है, 3 नंबर में, तो यह डायग्राम आपको याद करना है। इसमें देखो एक दो हैवी चेन्स होती है जो भारी वाली है और 2 लाइट चेन होती है। ये किससे जुड़ी हुई रहती है, ये सवाल बहुत बार पूछा हुआ है। ये डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी हुई रहती है आपस में। ये वेरिएबल साइट्स होती है जहां पे एंटीबॉडी आकर जुड़ता है। ठीक है, ये डायग्राम छाप लेना अपने दिमाग के अंदर। कौन कौन सी एंटीबॉडी हमारे पास है, हमारे पास एंटीबॉडी IgA, IgM, IgD, IgE और IgG है। सबसे ज्यादा एंटीबॉडी कौन सी हमारे बॉडी के अंदर मिलती है, तो सबसे ज्यादा एंटीबॉडी ये होती है वो IgG होती है सबसे ज्यादा। ठीक है, सबसे कम होती है IgD। और इसके लिए ये भी आपको याद रखना है कि IgD बी सेल्स को बनाने में भी सहयोग करती है, ये बी सेल्स को बनाने में सहयोग करती है। यहाँ पे लिख लेना साइड में। M जो है वो 5 भुजा वाली होती है, सबसे बड़ी और सबसे भारी एंटीबॉडी होती है।
ठीक है, MIGM जो होती है। IgA जो है हमें माता के दूध से, जो पहला दूध निकलता है मम्मी का, कोलेस्ट्रॉल, उससे निकलती है, ठीक है। तो ये जो है नव दुग्ध के अंदर होती है, ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। उसके बाद ये IgE एलर्जी में निकलती है, ठीक है। एलर्जी जब होती है तो IgE मास्ट सेल से हिस्टामिन प्रोड्यूस होता है और उसी से IgE का प्रोडक्शन होता है, ये एलर्जी में काम में आती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने यहाँ लिख दिए हैं, यहाँ पे आप लिख देना। जो IgG है जो सबसे ज्यादा होती है, वो कहाँ से आती है? प्लेसेंटा से पास होने वाली एकमात्र प्रोटीन है, ये प्लेसेंटा के थ्रू बेबी को मिलती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें है, ये सारी चीजें हो गई। अब जो हम बात करते हैं मानव रोग, वैसे तो ये सबसे स्टार्टिंग पॉइंट है, लेकिन मैंने इसे बीच में लिया है क्योंकि इस पे ज्यादा कभी क्वेश्चन ऐसे आए नहीं, इंपॉर्टेंट टॉपिक पहले ले लिए हैं। मानव रोग दो प्रकार के होते हैं, एक संक्रामक रोग जो क्या होते हैं, जल्दी से फैल जाते हैं, एक से दूसरे में फैलते हैं, ठीक है, उन्हें संक्रामक रोग कहते हैं। ये कौन से होते हैं? नॉन कम्युनिकेबल, इन्हें असंक्रामक रोग कहते हैं। ये एक व्यक्ति तक ही सीमित रहते हैं। मैंने इसके लिए गाना भी गाया था, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा। तो ये हमेशा उस व्यक्ति के साथ रहेंगे, फैलेंगे नहीं। इसमें वायरस जनित हो सकते हैं, जीवाणु जनित हो सकते हैं, प्रोटोजोआ जनित मेन वाले रोग है ना। इसकी लिस्ट हमने बनाई हुई है, क्वेश्चन आए हुए हैं, तो बिल्कुल इसको देखें। वायरस से कौन होता है? जैसे HIV है, एड्स वगैरह है, जो है हमारे चिकन पॉक्स है, ये सब वायरस से होते हैं। जीवाणु से सिफेलिस है, जीवाणु से होता है STD। इसमें सारे पूरे सिलेबस में जो जो जीवाणु वाले रोग है, क्वेश्चंस भी किए हैं हमने, MCQs में भी किए हैं, जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर रहे हैं उसमें भी किए। जीवाणु वाले कौन से रोग है, प्रोटोजोआ से कौन से होते हैं? जैसे कि प्लाज्मोडियम मलेरिया फैलाता है, प्रोटोजोआ से होता है। हमारा जो एंट अमीबा हिस्टोलिका है, अभी आया है जस्ट, वो भी किससे होता है? प्रोटोजोआ। तो आपको ध्यान रखना है किस किस से कौन सा रोग होता है। उसके बाद हमें बात करनी है असंक्रामक, जो एक दूसरे से नहीं फैलते, जैसे कि आनुवंशिक जेनेटिक्स रोग होते हैं, जैसे कि हमें कहा जाता है जेनेटिकल डिजीज है ये, है ना, किसी जीन के वजह से। हीमोफीलिया तो जिस व्यक्ति में है उस व्यक्ति में रहेगा, है ना, जेनेटिक के थ्रू जाएगा, लेकिन ऐसे फैलता नहीं है कि भाई आप में है तो आपसे किसी और को हो गया, ऐसा नहीं होगा, जीन्स के थ्रू जाता है। चिंता, जो डिप्रेशन जैसी बीमारियां होती है, वो उस व्यक्ति के साथ ही रहती है, अगले में फैलेगी नहीं कि आप उसके साथ बैठोगे आपको भी डिप्रेशन हो गया, आप उसके साथ बैठो तो आपको भी हार्ट अटैक आ गया, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। जीवन शैली पे जनरली ये क्या होते हैं, डिपेंड करते हैं कि हमारी जीवन शैली है उस पर। कार्सिनोजेंस जो होते हैं, कार्सिनोजेंस होते हैं, उन पे भी इफेक्टिव होते हैं। कार्सिनोजेंस मीन्स जो कैंसर जैसी डिजीज होती है, वो उनसे होने वाली बीमारियां भी कैसी होती है? असंक्रामक होती है। अब सामान्य रोगों में हमें जो बात करनी है, वो सामान्य रोग, सबसे पहले हम बात करेंगे टाइफाइड की। बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है टाइफाइड पे। सबसे पहले किससे होता है? साल्मोनेला टाइफी से होता है। ये क्या है? ये एक बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया वाला अमाशय और छोटी आंत पे ये इफेक्ट करता है। निदान, इसका विडाल टेस्ट, बहुत बार क्वेश्चन आया है, विडाल टेस्ट। मैरी मेलोन आपको याद रखना है, मैंने कहा था ये कैसे फैला था। तो एक लेडी थी जो सबके घर में खाना बनाने जाती थी, उसका नाम था मैरी मेलोन, और उसने पूरे आसपास के एरिया में टाइफाइड फैला दिया था। तो ये उसलिए फेमस है कि मैरी मेलोन का नाम जो है यहाँ पे लिया जाता है। संदूषित जल व भोजन से ये फैलता है, और आंत में छेद और सिरदर्द इसकी वजह से हो जाते हैं, और विडाल टेस्ट से हमें इसका पता चलता है। नेक्स्ट, सामान्य रोग कौन कौन से हैं? उसमें निमोनिया की बात करेंगे। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी से फैलता है, फेफड़ों, कुपिकाओं और श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। संक्रमित व्यक्ति के खांसने से ये ज्यादा फैलेगा, आप उसके आसपास रहेंगे, संक्रामक रोग है, ठीक है। उसके बाद सामान्य जुकाम राइनो वायरस से होता है, हमने कहा था 250 से ज्यादा ऐसे वायरस है जो सर्दी खांसी जुकाम फैलाते हैं। नाक और श्वसन मार्ग को ये इफेक्ट करता है। खांसी सिरदर्द इसके नॉर्मल कैरेक्टर है, 3 से 4 दिन या 3 से 7 दिन इसको सही होने में लगते हैं, और संक्रमित व्यक्ति से ये फैलेगा, ठीक है। आपके साथ जो व्यक्ति है उसको है तो आपको भी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात हम करते हैं प्रतिरक्षी की। प्रतिरक्षी की क्या हमारे पास अव्यवस्था है उसके बारे में देखेंगे। तो भाई प्रतिरक्षी अव्यवस्था यानी बीमारियां, इम्यूनो के डिसऑर्डर्स, इम्यूनिटी के डिसऑर्डर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। एलर्जी, जिसको हम कह रहे हैं अति संवेदना हो जाती है, हमारा इम्यून सिस्टम किसी बाहरी पदार्थ को देख के भड़क जाता है, उसको कहते हैं एलर्जी। इसमें कौन आएगी भाई? आपकी IgE आएगी, जिसके बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद है स्वप्रतिरक्षी रोग, ऑटो इम्यून डिजीज हो जाती है। हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो हमारी ही सेल्स को अपना दुश्मन समझने लगता है, ठीक है। जैसे कि रूमेटॉइड्स, जो आर्थराइटिस हो जाता है, हड्डियां जो है, खुद की हड्डियां जो है, वो थायराइड वाली डिजीज हो जाती है ना, जो हमारी थायराइड ग्लैंड है वो खुद की सेल्स को मारने लग जाती है।
तो हाशिमाटो रोग और रूमेटॉइड इसके क्या है, 2 एग्जाम्पल है। इसमें थायराइड ग्लैंड जो होती है वो क्या होती है, खुद की सेल्स को मारने लग जाती है। फिर तीसरा वाला है हमारे पास है प्रतिरक्षा ह्रास, यानी कि क्या होगा, हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, वो भी इम्यूनो डिसऑर्डर है। ये 3 डिसऑर्डर हमने पढ़े हैं सिलेबस के अंदर। इसमें स्किड और एड्स का नाम आएगा। स्किड क्या है, एड्स का नाम तो आपको पता ही है। स्किड का मैं आपको बता देती हूँ, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिसऑर्डर। ये भी क्या है, इसमें भी इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, सर्दी खांसी बार बार होती है, मौत भी हो जाती है, श्वसन तंत्र ज्यादा इससे प्रभावित होता है। ऐसा ही एड्स भी है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इसमें टी सेल्स पे इफेक्ट पड़ता है, टी सेल्स को ये क्या कर देता है, खा जाता है, मार देता है, जो भी समझे। उसके बाद हमें बात करनी है टीकों की। तो टीकों का जो सबसे पहला नाम आता है वो लुईस पाश्चर का आता है। लुईस पाश्चर ने भाई किसका, रेबिस का टीका बनाया था। लेकिन जो जनक है, टीकाकरण के जनक, वो किसे कहा जाता है, वो एडवर्ड जेनर को कहा जाता है। उन्होंने चिकन पॉक्स पे बनाया था, उसको काउ पॉक्स नाम भी दिया था। ठीक है, 2 तरह के टीके हमारे पास है, एक्टिव और इनएक्टिव। एक्टिव में क्या किया जाता है, प्रतिरक्षा करने के लिए हम डायरेक्टली क्या करते हैं, अगर कोई चीज हमारे डायरेक्ट संपर्क में आती है और उससे हमारी बॉडी उसका एंटीबॉडी बना लेती है, वायरस जो हमारे पहली बार संपर्क में आया है उससे हमारा एंटीबॉडी बनता है, तो उसे कहते हैं एक्टिव। निष्क्रिय में क्या होता है, पैसिव वाला, जिसमें आपकी बॉडी को डायरेक्ट बने बनाए एंटीबॉडी दिए जाते हैं दवाइयों की फॉर्म में। ठीक है, तो टीके 2 प्रकार के देख लिए। मृत, इसमें क्या किया जाता है, या तो मरे हुए अनुग्रह यानी कि अर्ध मरे हुए प्रोटीन को असक्रिय सूक्ष्मजीवी प्रोटीन डाले जाते हैं टीकों के अंदर, उसी से वैक्सीनेशन बनाया जाता है। 2 के नाम इंपॉर्टेंट है जो बार बार आते हैं। एक तो बीसीजी, जिसकी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, ये टीबी के लिए यूज होता है, बैसिलस कॉमेट प्यूग्यूरिन। उसके बाद डीपीटी, डिप्थीरिया, पर्टुसिस और काली खांसी के लिए यूज होता है। इसी की फुल फॉर्म भी यही है और इसके रोग भी यही है। इन रोगों के लिए डीपीटी यूज होता है और इसकी फुल फॉर्म भी यही रहेगी। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं एड्स की। एचआईवी से होता है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस जो होता है उसकी वजह से होता है, टी सेल्स पे आक्रमण करता है, प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित कर देता है। किससे फैलता है, लैंगिक संपर्क, रक्तादान, यानी कि एड्स वाले व्यक्ति से अगर आप ब्लड ले लेंगे, संक्रमित सुई से, संक्रमित माता से, अगर माता संक्रमित है तो बच्चा भी क्या हो सकता है, एड्स जैसा हो सकता है। टेस्ट कौन सा किया जाता है, इसमें एलिसा टेस्ट किया जाता है। ये दोनों जगह काम आएगा, आगे वाले चैप्टर में भी है। 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है और लार से भी इसका टेस्ट किया जाता है और वेस्टर्न ब्लॉट से भी इसकी टेस्टिंग की जाती है। इसके लिए जो दवाई यूज करते हैं वो कौन सी है, AZT, जिसको हमने MCQs के अंदर भी किया है। AZT जो है इसके लिए दवाई यूज करते हैं। कैंसर के बारे में अब हम पढ़ेंगे। कैंसर जो है अनियमित कोशिका विभाजन है। 2 प्रकार का कैंसर हमने देखा, एक तो बेनिग्नेंट जिसको सुदूम कहते हैं, ये जो है वो क्या होता है, कम नुकसानदायक होता है और इसको रियल कैंसर भी नहीं कहते। ये वाला जो है मैलिग्नेटिक, ये दुर्दम जो कैंसर है, ये खतरनाक वाला है, ये अधिक, और जिसको हम एक्चुअल कैंसर कहते हैं, क्योंकि इसकी सेल्स कैसी होती है, मेटास्टेटिस होती है, मतलब एक जगह से जहां कैंसर हुआ है वहां से ब्लड के थ्रू अलग अलग भागों में जाती है। नियोप्लास्टिस भी हमने कहा था, इसको जाती है और अलग अलग ऑर्गन में कैंसर फैलाती है। तो ये सबसे डेंजरस है। क्यों डेंजरस है, क्योंकि इसमें मेटासिस्टिस पाया जाता है, जो मैंने आपको बताया, एक जगह से दूसरी जगह सेल्स चली जाती है ब्लड के थ्रू। एक्सरे से हम इसका क्या कर सकते हैं भाई, एक्सरे से ये हो सकता है। इसकी कौन कौन से कारक है, तो एक्सरे किरणों में ज्यादा जाएंगे तो हो जाएगा। कैफीन वगैरह अगर आप ले रहे हैं, चाय है, कॉफी है ना, कोई नशीला पदार्थ ले रहे हैं, सिगार पी रहे हैं, इनसे हो जाएगा। ऑन्कोजीन्स, ऐसे जीन्स जो कैंसर को उत्पन्न करते हैं, किसी जीन में चेंज हो जाए और कैंसर हो जाए तो उनको हम बोलते हैं ऑन्कोजीन्स। ठीक है, ऑन्कोलॉजी क्या है, ऑन्कोलॉजी ऑन्कोजीन्स और कैंसर के अध्ययन को हम ऑन्कोलॉजी कहते हैं। लिख लेना यहाँ पे ऑन्कोलॉजी। बस शॉर्ट नोट तो मैंने तैयार करवा दिए हैं आपके, लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि किसका क्या मतलब है। उपचार क्या है, तो हम विकिरण उपचार देते हैं, ठीक है, जिसमें हम रेज, अलग अलग प्रकार की रेज से उस जगह पे जहाँ पे कैंसर है उस सेल्स को मार देते हैं। हार्मोन सर्जरी की जाती है। विकिरण में हम कोबाल्ट-60 का यूज करते हैं, आपको पता है, एक पॉपुलर जो इसका है। रासायनिक पदार्थ क्या क्या हैं, तो रासायनिक पदार्थ में हम बीनाक्रिस्टिन और मर्केप्टोप्यूरिन जैसे केमिकल्स का यूज करते हैं कैंसर को उपचार के लिए। निदान कैसे किया जाता है, इसको डायग्नोज कैसे करते हैं, जैसे यहाँ पे एलिसा टेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, बायोप्सी करते हैं, उस ऑर्गन या टिश्यू को निकाल के
उसकी हिस्टोलॉजी चेक करते हैं कि उसके अंदर कैंसर है, कौन से प्रकार का है, नहीं है। तो बायोप्सी, हिस्टोपैथोलॉजी की जाती है, ऊतक को निकाल के उसका टेस्ट किया जाता है, और रक्त जांच के द्वारा भी इसका क्या कर सकते हैं, निदान कर सकते हैं, डायग्नोज कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं। निदान और जांच एक ही होता है। उसके बाद हम बात करते हैं ड्रग और एल्कोहल की, जिसमें हमें कुछ मेन ड्रग्स के बारे में दिया है। सबसे बेहतरीन और इंपॉर्टेंट है ओपियोइड्स, जिसपे बहुत बार क्वेश्चन आता है। ये अवसाधक है, अवसाधक मतलब सिडेटिव ड्रग है, नींद आती है इसको लेने से, ये क्वेश्चन आया हुआ है। पाचन तंत्र और केंद्र, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि कैसी ड्रग है, अवसादित ड्रग होती है, इसको नींद आती है लेने से। जो भी अवसादित ड्रग होती है उसको लेने से नींद आती है, इंग्लिश में इसको सेडेटिव कहते हैं। बिहार वाले में सेडेटिव शब्द दिया हुआ था मॉडल पेपर के अंदर, अवसाद हिंदी में नहीं दिया था, सेडेटिव दिया था। पाचन और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। ये दर्द निवारक के रूप में भी काम में आती है, जैसे मॉर्फिन। मॉर्फिन क्या है, एक दर्द निवारक दवाई है, और ये शल्य क्रिया सर्जरी में यूज होती है बेहोश करने के लिए, एनेस्थीसिया की फॉर्म में। दर्द को बेहोश करनी, दर्द से निवारक के लिए काम में आती है, ठीक है। अफीम, फेमस जो ऑपियोइड्स है, जो पेपेवर सोमनीफेरम से निकलता है, उसके लेटेक्स से निकलता है, ठीक है, ये भी बात ध्यान रखनी है। कैनाबिनॉइड्स, ये भी अवसाधक है, निंद्रा आती है इससे भी। ब्रेन को, इसमें ब्रेन के स्टिमुलेट, ब्रेन में जो ग्राही होते हैं वो इस कैनाबिनॉइड्स को ग्रहण कर लेते हैं और उसी से इफेक्ट करते हैं, ये चीज इंपॉर्टेंट है। कैनेबिस सटाइवा से मिलती है ये, उसका पुष्पक्रम, पर्ण, दोनों चीजों से ये जो है ड्रग निकलती है। कॉमन नाम क्या है इसके, गांजा, मिराजुआना, भांग, ठीक है, ये सारे इसके कॉमन नाम है। हशीश, ये सब इसके कॉमन नाम है। उसके बाद इस पे भी बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं, धतूरा और बेलोडिना। धतूरा किससे मिलता है, धतूरे में भी एक ड्रग होती है जो हमें मिलती है, धतूरा स्ट्रोमियम, उसकी स्पीशीज है, उससे मिलती है। एट्रोपा बेलोडिना से बेलोडाना मिलती है, ये दोनों ड्रग है, और ये किससे किससे मिलती है, ये लिख दिया, धतूरा स्ट्रोमियम और बेलोडिना। विभ्रमक होती है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, अधिक बार मतलब बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया है, निम्न में से विभ्रमक औषधि कौन सी है या कौन सी नहीं है। ये दोनों विभ्रमक नहीं है, धतूरा और बेलोडिना विभ्रमक है, हिलुसिनेशन करवाती है। और ये भी, ये देखो LSD भी हिलुसिनेशन, आपको बताया था, जो चीज नहीं है वो हमें दिखने लग जाती है ना, आभास होता है, उसको बोलते हैं विभ्रमक या हेलुसिनेशन। LSD भी यही काम करती है, जिसका फुल फॉर्म आपको याद करना है, लैसर्जिक अम्ल डाइएथिल एमाइड, ठीक है, ये भी विभ्रमक है, हेलुसिनेशन करवाएगी। और ये किससे मिलती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया हुआ है भाई, करा हुआ है हमने। कैल्विसेप्स पर्पुरिया कवक है ये, उससे मिलती है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैंने टिक भी कर दी है यहाँ पे। इसी के साथ आज का हमारा, अच्छा इसमें एक चीज बताती है, ड्रग और अल्कोहल के दुष्प्रभाव, वो आप पढ़ लेंगे, बहुत इजी है, कर लिए हमने। ये बच्चों, इस पे बहुत बार क्वेश्चन आए हुए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको बताती आई हूं, हमने किए भी हैं ये क्वेश्चन। तो चलिए, आज का हमारा जो माइंड मैप है चैप्टर नंबर 8 का, वो यहाँ पे खत्म होता है। होप आपको मजा आया हो। कमेंट लिखिए, इसको अच्छे से शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसे देख पाएं, और कैसा लगा ये भी बताइए।